नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में चुनावी माहौल छाया हुआ है, चुनावी बादल मंडरा रहे हैं आसमानों में। चुनावी बादलों के बीच जोनों की जमकर बारिश हो रही है। हमारी सरकार आई तो सूबे को जन्नत बना देंगे, हमारी सरकार आई तो हमारी पार्टी पांव में घुंघरू बांधकर मुजरा करेगी, हमारी पार्टी आई तो हम सूबे को एक ही रंग में ढाल देंगे, हमारी पार्टी की सरकार आई तो हर शख्स को एलन मस्क की कार भेंट कर देंगे, अगर हमारी सरकार आई तो हम धरती के नीचे स्मार्ट सिटी बना देंगे, अगर हमारी सरकार आई तो हर शख्स फाइटर जेट में बैठकर सब्जी खरीदने जाएगा, अगर हमारी सरकार आई तो हर घर के बच्चे हेलीकॉप्टर से स्कूल जाएंगे, अगर हमारी सरकार आई तो हर किसान हवाई जहाज में बैठकर अपने खेत में पैखाना करने जाएगा, वगैरह वगैरह। हमारी सरकार आई तो भले ही मुन्नी बदनाम हो जाए, भले ही शीला बेहाल हो जाए, पर हमारे ही राज्य में मुन्नी और शीला कमर हिलाती नजर आएंगे और हम हिलवा देंगे। अब तो बस शकीरा को बुलाना ही बाकी रह गया है। जिस दिन शकीरा का वादा हो गया तो समझ लीजिए मोदी जी पूरा जंग जीत लेंगे जनाब। वरना हर नेता ऐसे ही बयान दे रहा है, मानो खुद ही लहंगा चुनरी पहनकर कमर हिलाना शुरू कर देगा। अब भले ही हमारी बताए गए अंदाज में नेता बयान ना दे रहे हो, पर उनके बयानों और वादों का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो यही पाएंगे कि उनके वादे, उनके बयान सिर्फ और सिर्फ शेख चिल्ली के सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं। और तो और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके जनता से वोट लेने की फिराक हमारे नेताजी लोग कर रहे हैं और जमकर बकवास कर रहे हैं। खैर, बकवास से याद आया कि इस वक्त तेलंगाना का विधानसभा चुनाव सर पर है, प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे में बीजेपी नेता अमित शाह मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने का वादा कर रहे हैं, पर जिस सूबे की आबादी में महज 12% मुसलमान हो, उस सूबे में अमित शाह पता नहीं क्यों बीजेपी की पनौती लगाने पर तुले हैं। खैर, पनौती से याद आया कि हमारे मोदी जी ने इस वक्त राजस्थान में बहुत बड़ा वादा कर दिया है, बल्कि वादा कहना भी गलत होगा, वो अब भविष्यवक्ता बन गए। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि अब राजस्थान में अशोक गहलोत नहीं आने वाले, नहीं आएंगे अशोक गहलोत। पर सवाल है कि लोकतंत्र में जनता ही तय करेगी कि कौन आएगा और कौन दुम दबाकर भाग जाएगा। पर शायद इस वक्त मोदी जी का स्क्रिप्ट लिखने वाला जरूर कोई ज्योतिषी रहा होगा, वरना एक राजनेता को ज्योतिषी बनने की क्या जरूरत है, जबकि जनता ने उनको देश का प्रधानमंत्री पद सौंपा है, सबसे सम्मानित और सबसे ताकतवर ओहदा उनको थमाया है। और हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, उसे सुनकर यही लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री का पद छोड़कर मुख्यमंत्री बनने की चाहत में घूम रहे हैं। पर जिस तरह की उन्होंने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि जरूर स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई ज्योतिषी रहा होगा, जो ₹1 की दान दक्षिणा के लालच में तिल को ताड़ बनाकर मोदी जी के सामने पेश कर रहा है। ऐसे ऐसे भाषण उसने लिखा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बोलने वाले हमारे मोदी जी हैं या कोई ज्योतिषी। वरना मोदी जी का क्या, जितना उनको लिख के दिया जाएगा उससे ज्यादा एक शब्द भी मोदी जी नहीं पढ़ पाते। और अगर बीच में टेलीप्रॉम्प्टर टाइम बोल गया, खराब हो गया, तो हमारे मोदी जी भी बगले झांकते नजर आने लगते हैं। एक बहुत ही पुरानी फिल्म का गाना है, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। इस गाने की अगली कड़ी में हमारे मोदी जी बहुत ही फिट बैठते हैं। इसमें कहा जाता है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मतलब जैसा स्क्रिप्ट वैसा मोदी जी का भाषण, जितना लिखा होगा हमारे विश्वगुरु उतना ही प्रवचन सुनाकर चलते बनेंगे। खैर, प्रवचन से याद आया, बागेश्वर के जुमलेश्वर महाराज यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर अपना जहरीला प्रवचन सुनाया है। एक तो ऐसे ही जहालत में झंडे गाड़ने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के भविष्यवाणी का पलीता लग चुका है, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जब भी मुंह खोलते हैं तब खुद के मानसिक दिवालिया होने के सबूत पेश करने लगते हैं। पर पागलों की मंडी में पागलों की बहुत कीमत होती है। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने देश के संविधान में संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। पर हम तो यही कहेंगे कि भारत सरकार को सरकारी खर्चे पर धीरेन्द्र शास्त्री का इलाज कराना चाहिए, वरना यह शख्स एक दिन भारत को पाषाण काल में ले जाने वाला है। जिस शख्स की चड्डी बनियान लंगोट भी चंदे और चढ़ावे से आता हो, वो शख्स अब भाषण दे रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन करके देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। पर अफसोस, ऐसे संविधान विरोधी शख्स के चरण चाटने वाले भाजपाई भी हैं और भाजपाइयों से ज्यादा कांग्रेसी हैं। कांग्रेस वाले इस हद तक धीरेन्द्र शास्त्री की पूजा आरती कर रहे हैं कि मानो एक संविधान विरोधी शख्स ही इनका माई बाप हो। राहुल गांधी इन हरकतों पर टुकुर टुकुर देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को अपने संघी नेताओं पर बहुत भरोसा है। खैर, तेलंगाना में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जमकर चुनावी प्रचार कर रही हैं। तेलंगाना में एक सेक्युलर मिजाज वाली पार्टी की सरकार है, BRS, चंद्रशेखर राव उसके मुखिया है। फिर भी कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी के नक्शे कदम पर तेलंगाना में प्रचार प्रसार कर रही है। इस बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन खबर आई है कि अदालत में आधा घंटा लेट होने पर पुलिस वालों को घास काटने की सजा दे दी गई है। वैसे भी हमारे देश में वर्दी वाले अपनी ड्यूटी करते ही कहां है।
लेकिन घास काटने की ड्यूटी में वर्दी वालों की नाक कट चुकी है। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर बिना देरी आपको हर खबर नोटिफिकेशन के तौर पर मिलती रहे। इस वक्त पूरे देश में हमारे मोदी जी के वादों की बारिश हो रही है, जुमलों की बारिश। वैसे भी उनके वादों की कोई गारंटी नहीं होती। चुनाव बीतने के बाद उनके वादों को ना तो बीजेपी याद करती है और ना ही मोदी जी अपने वादों का कहीं जिक्र करते नजर आएंगे। पर इस वक्त जिस तरह से वादे हमारे मोदी जी कर रहे हैं उसे याद ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। पर मोदी जी की भविष्यवाणी ने मोदी जी को भविष्य वक्ता जरूर बना दिया है। मोदी ने राजस्थान में अपनी चुनावी रैली में संबोधित करते हुए क्या गजब की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि राजस्थान में कभी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। वल्लाह, देश का जो मौजूदा हालात नजर आ रहा है उसे देखकर मोदी जी को अपने ओहदे की जरूर भविष्यवाणी करनी चाहिए। उन्हें विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के राज्यों की खराब हालत के बारे में जरूर भविष्यवाणी करनी चाहिए। पर मोदी जी के पास इतनी फुर्सत कहां। वहीं दूसरी तरफ अगर तेलंगाना की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस भी जान से मेहनत कर रही है। बीजेपी ने तेलंगाना में मौजूदा मुस्लिम आरक्षण को अपना चुनावी मुद्दा बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। अमित शाह ने सोमवार को जनसभा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी तेलंगाना के लोगों की पार्टी है। जब बीजेपी तेलंगाना में अपनी सरकार बनाएगी तो हम असंवैधानिक 4% के मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। उन्होंने 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात दोहराई है। अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो धर्म वर्ग आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा और ओबीसी एससी एसटी कोटे को बढ़ा दिया जाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस और सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति पर पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी होने का भी इल्जाम लगाया और दावा किया कि केवल बीजेपी पिछड़ों को फायदा पहुंचा सकती है। जो बीजेपी जातिगत आरक्षण कराने के मुद्दे पर अपना लंगोटी लेकर भाग रही है, वही बीजेपी आज पिछड़ों की बात कर रही है। खैर, यह मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में भी शामिल है, जिसमें बीजेपी कई मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का दावा कर रही है और कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करेंगे। पर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया। लेकिन इतना तो तय है कि बिना मुसलमानों को निशाना बनाए कोई भी सियासी चुनाव नहीं जीता जा सकता। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री एक अलग ही नशे में डूबे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में कहा कि भारतीय संविधान में अब तक 700 बार संशोधन हो चुका है। हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए एक बार संशोधन किया जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र या राम राज्य में अल्पसंख्यकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म के अंदर सामाजिक समरसता, समानता और कर्म का महत्व होता है। हालांकि अगर किसी के दिल में झूठ है तो उनके लिए हिंदू राष्ट्र में कोई जगह नहीं। पर सवाल है कि भारत को धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है, जब 90 लाख भारतीय इस्लामिक देशों में रह रहे हैं, अपने धर्म और मान्यताओं के साथ अरब में रह करके खा कमा रहे हैं और भारत में पैसे भेज रहे हैं अपने परिवारों को। तो क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे? जब लाखों के लाखों लोग ईसाई देशों में जाकर रह रहे हैं, यहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन जाने की होड़ लगी है और कई लोग ईसाई देशों की नागरिकता लेने के लिए आतुर हैं और लाइन लगाकर भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री एक पॉलिटिकल टूल्स हैं जिनको मौका आने पर जिधर मन तिधर घुमा दिया जाता है, उनसे चुनावी प्रचार करा लिया जाता है और उनके बयान एक खास संगठन और एक खास सियासी पार्टी के पक्ष में हमेशा आया करते हैं। वहीं अदालत ने 30 मिनट देर पहुंचने पर पुलिस वालों को घास काटने की ड्यूटी लगा दी कि चलो जाओ सजा के तौर पर घास छीलो। दोनों पुलिसकर्मी महाराष्ट्र ताल्लुक रखते हैं और यह पूरा मामला ही महाराष्ट्र का है। 2 पुलिस वाले 2 आरोपियों को लेकर कोर्ट में पहुंचते हैं, लेकिन ये खुद ही लेट हो जाते हैं। इससे नाराज जज साहब ने पुलिस वालों को ही सजा सुना दी। उन्हें इस गलती के एवज में घास काटने की सजा दी गई और उनको घास काटने के काम में लगा दिया गया। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मानवत थाने के एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल ने 2 आरोपियों को पकड़ा था। 22 अक्टूबर की रात में गश्त करने के दौरान इन दोनों को संदिग्ध हालात में पकड़ा गया। दोनों आरोपियों को हॉलीडे कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने का जो टाइम था वो 11 बजे था। पर दोनों पुलिस वाले आरोपियों को लेकर 11:30 बजे कोर्ट में पहुंचे। पुलिस वालों की इस देरी से प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नाराज हो गए। खैर, अदालत की वो चौखट है जहां बड़े बड़े नौकरशाह भी अदब से पेश आते हैं। जज साहब के सामने बड़े बड़े नेता भीगी बिल्ली बनकर खड़े रहते हैं और अगर अदालत के सामने रौब झाड़ने की कोशिश की तो फिर खैर नहीं। पर देश की मौजूदा सियासत में जिस तरह से नफरत फूली हुई है, उसके खिलाफ कौन सी अदालत क्या सजा सुनाएगी, इस सवाल पर जरा गौर करिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम,
मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।